हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है ये, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। ठीक है, उसके बारे में बताया है। तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें मैंने बताया है कि प्रशस्ति के बारे में बताया गया कि प्रशस्ति क्या होती है। तो प्रशस्ति जो है संस्कृत में का एक शब्द है जिसमें कि किसी की प्रशंसा करने को बोला जाता है। तो पहले के समय में क्या होता था, जैसे कि अशोक के वो जो थे पिलर्स से, अशोक के पिलर्स पर इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे, तो उसमें प्रशस्ति लिखी जाती थी किसी राजा के बारे में, उसकी मतलब अच्छाइयों के बारे में, उसने क्या क्या कैसे जीवन व्यतीत करा है उसके बारे में। तो वो पिलर पर अंकित कर दिया जाता था, इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे, या पिलर्स पर या फिर कॉइन्स पर भी मिले हैं बहुत से। तो इस तरीके से प्रशस्ति होती थी, यानी किसी की किसी की प्रशंसा करना इस तरीके से। तो उसमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में बताया गया है पार्ट 1 में, समुद्रगुप्त जो राजा था उसकी, और हर्षवर्धन के बारे में भी बताया गया है। अगर आपको जानना है तो चैनल पर जाइए और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब हम पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। पार्ट 2 में है द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। तो उसमें तो समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है, और इसमें पल्लवास, चालुक्यास और पुलकेशिन्स की प्रशस्ति के बारे में बताया गया है। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। द पल्लवास एंड चालुक्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय में साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया में, दक्षिण इंडिया में, दक्षिणी भारत में ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी में कौन कौन से पल्लवास, चालुक्यास जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी में जाने जाते हैं। ये मतलब इनका डायनेस्टी का मतलब अलग अलग वंश होते थे इनके, जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी होगी तो गुप्ता वंश, मौर्य डायनेस्टी तो मौर्य वंश। तो उसी तरीके से पल्लवास और चालुक्यास भी थे जो कि साउथ इंडिया में जिन्होंने अच्छा अपना विस्तार जो है फैला रखा था। द किंगडम ऑफ द पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम। पल्लवास का जो राज्य था वो कांचीपुरम थी, उनकी कैपिटल जो थी, उसके चारों तरफ जो है फैला हुआ था। टू द कावेरी डेल्टा, ठीक है, कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा की तरफ। वाइल दैट ऑफ द चालुक्यास वॉज सेंटर्ड अराउंड द रायचूर डोआब बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड द तुंगभद्रा। ओके, तो इन्होंने बताया है कि जो पल्लवास जो थे उनका जो किंगडम था वो कांचीपुरम से, जो कावेरी डेल्टा है उसकी तरफ को फैला हुआ था, जो कैपिटल थी कांचीपुरम, तो चारों तरफ को उसके फैला हुआ था। और जो चालुक्यास थे वो उनका जो सेंटर था वो था रायचूर डोआब से, बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड द तुंगभद्रा नदी थी और कृष्णा नदी थी, उसके बीच में रायचूर डोआब था, वहाँ तक फैला हुआ था। तो मतलब इन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ तक जो है इनका विस्तार था और कहाँ कहाँ तक इनका राज्य फैला हुआ था, पल्लवास का, चालुक्यास का। आईहोल द कैपिटल ऑफ द चालुक्यास। आईहोल जो थी वो कैपिटल थी किसकी, चालुक्यास की। चालुक्यास की जो कैपिटल थी वो आईहोल थी। वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, जो कि बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, जिसमें क्या था, वो व्यापार होता था, आयात निर्यात होता था, व्यापार होता था। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स। और ये एक जो है रिलीजियस सेंटर के रूप में डेवलप हुआ। बहुत सारे इसमें धार्मिक जो थे सेंटर थे, और बहुत सारे इसमें मंदिर बनाए गए थे, बहुत सारे मंदिर थे इसमें। द पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड्स, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वर प्रॉस्पेरस टाउन्स। तो जो पल्लवास और चालुक्यास जो थे वो एक दूसरे की जो लैंड्स पर थी, एक दूसरे की ज़मीन जो थी उस पर लगातार अटैक करते रहते थे, उस पर रेड डालते रहते थे, उस पर अटैक करते रहते थे। स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज़, स्पेशली कहाँ पर, उनकी कैपिटल्स पर अटैक करते थे। विच वर प्रॉस्पेरस टाउन, जो कि बहुत ज़्यादा समृद्ध शहर थे। प्रॉस्पेरस टाउन्स मतलब बहुत अच्छे, जो फलते फूलते शहर थे, प्रॉस्पेरस टाउन्स थे, उन पर सबसे ज़्यादा वो हमला करते थे। ओके, तो उसमें दिखाया गया है मैप में, मैंने आपको बताया था, मैप में बताया है, बता देती हूँ अभी, एक मिनट, ठीक है। तो देखो इसमें है जगह जगह, ये है रही आईहोल। तो यहाँ पर जो है ये आईहोल कैपिटल है किसकी, चालुक्यास की, ये रही। ऐसी ये पल्लवा, कांचीपुरम, ये सब दिखाए गए हैं आपको, ठीक है। पांड्यास ये रहे नीचे, तो चारों तरफ में फैले हुए थे, ठीक है। तो आईहोल चालुक्य की थी, कांचीपुरम जो थी पल्लवास की थी, इस तरीके से इस सब तरफ को फैले हुए थे। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड में थे, तो सब तरफ जो थे ये क्या थे, एक दूसरे की कैपिटल्स पर हमला करते थे, उनकी लैंड्स पर हमला करते थे, उन पर अटैक करते थे, और जिससे कि वो उसको कब्जा सके, उस पर अपना अधिकार जमा सकें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज पुलकेशिन सेकेंड। जो बेस्ट नोन चालुक्य रूलर था, जो सबसे ज़्यादा जाना पहचाना नाम था, जो सबसे ज़्यादा जिसने शासन किया था, उसका नाम था पुलकेशिन सेकेंड।
वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रविकीर्ति। हम यहाँ पर उनकी प्रशस्ति के बारे में जानेंगे जो कि कंपोस्ट की थी, लिखी थी, उनके ही दरबार के कवि थे रविकीर्ति, उन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो दोबारा बता देती हूँ। चालुक्य रूलर था एक, चालुक्य रूलर थे एक जो फेमस सबसे ज़्यादा थे, उनका नाम था पुलकेशिन सेकंड, और उनके ही दरबारी कवि थे जिनका नाम था रविकीर्ति, उन्होंने ही उनकी प्रशस्ति को लिखा था। तो मैंने पहले भी लेसन में बताया था कि उसमें क्या होता है, दरबार में जो कवि होते थे तो वो उनकी प्रशस्ति लिखते थे, जैसे प्रशस्ति बताते थे, उनकी प्रशंसा करते थे राजाओं की, तो राजा उनको गिफ्ट वगैरह देते थे इस तरीके से। तो उन्होंने भी, जो पोएट थे उनके रविकीर्ति, तो उन्होंने इस प्रशस्ति को लिखा है। दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स, और ये प्रशस्ति जो है उनके पूर्वजों के बारे में बताती है। एंसेस्टर मीन्स होता पूर्वज, पूर्वजों के बारे में बताती है। हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू द 4 जनरेशंस फ्रॉम फादर टू सन, जिन्होंने 4 जनरेशन तक शासन किया, पिता से लेकर सन तक। ठीक है, ये प्रशस्ति में बताया गया है कि उसमें 4 जनरेशन के बारे में उसका वर्णन है। पुलकेशिन इवेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, और पुलकेशिन जो थे, पुलकेशिन को जो राज्य मिला था वो उनके उसको अंकल से मिला था, उसके चाचा से मिला था। तो उसमें जो प्रशस्ति है वो 4 उसमें जनरेशन का वर्णन है। ठीक है, और जो पुलकेशिन ने जो राज्य संभाला था, किंगडम जो संभाला था, वो उसको उसके चाचा से मिला था। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू रविकीर्ति के अनुसार ही लेड एक्सपेडिशंस अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने जो अपना राज्य का विस्तार जो था वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे थे, तो उन्होंने वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ाया, ईस्ट कोस्ट में उन्होंने अपना राज्य बढ़ाया। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्षा के बारे में भी लिखा है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम, एक बहुत ही अच्छा जो पोएम में एक वर्ड्स दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। हर्षा मीन्स हैप्पीनेस, जैसे कि हर्षा का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, है ना। तो द पोएट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट, तो पोएट ने लिखा है कि उनकी इस हार के बाद, आफ्टर दिस डिफीट हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, तो हर्षा जो थे वो लंबे समय तक हर्षा नहीं रहे। मतलब इसका मतलब यह है कि हर्ष का मतलब जैसे खुशी होता है ना, हैप्पीनेस, तो उन्होंने एक तरीके से पोएम में मजाक उड़ाने के लिए बोला कि हर्षा अब हर्षा नहीं रहे, मतलब वो दुखी हो चुके थे क्योंकि वो हार चुके थे। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम, पुलकेशिन ने पल्लवा किंग पर भी अटैक किया, हु टुक शेल्टर, जिन्होंने फिर बाद में जो है कांचीपुरम की दीवारों में शरण ली जाकर। बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लाइव, लेकिन जो चालुक्य की विक्ट्री थी, जो चालुक्य इसकी जो ये जीत थी वो बहुत थोड़े समय के लिए थी। अल्टीमेटली बोथ द पल्लवास एंड द चालुक्यास गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टीज अबाउट विच यू विल स्टडी इन क्लास 7th। ठीक है, तो लेकिन जो चालुक्य विक्ट्री थी ये बहुत थोड़े समय के लिए थी। अल्टीमेटली बाद में क्या हुआ, बोथ द पल्लवास एंड द चालुक्य, दोनों पल्लवास और चालुक्यास ने गेव वे टू द न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी, जो राष्ट्रकूट और चोला डायनेस्टीज के रूलर थे उनसे, उनके साथ वो संबंध बनाए, उनके साथ वो जुड़े रहे। बट अबाउट विच यू विल स्टडी इन क्लास 7, जिसके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ोगे। ओके, अब आता है हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्स, ये जो राज्य थे वो कैसे एडमिनिस्टर्स हुए, कैसे फैले। एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, जैसा कि अर्लियर राजाओं के केस में था, लैंड रेवेन्यू रिमेन इम्पॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स एंड द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि पहले राजाओं के साथ होता था कि जो लैंड रेवेन्यू रिमेन था, लैंड रेवेन्यू मतलब जो ज़मीन का जो टैक्स था वो इम्पॉर्टेंट था इन शासकों के लिए, एंड द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो विलेज रिमेन था वो एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक यूनिट पर होता था। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल, जैसे कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुए, बहुत सारे विकास हुए। किंग्स अडॉप्ट अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वर पावरफुल आइदर इकोनॉमिकली और सोशली और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। फॉर इंस्टेंस, तो क्या हुआ वहाँ पर, उन्होंने बहुत सारे राजाओं जो थे, अर्ली जो राजा थे, तो पहले तो वो टैक्स लेते थे, ये सब चीज़ें होती रहती थी, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में विस्तार के लिए बहुत सारे सुधार किए। जैसे कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसे लोगों को सपोर्ट में चुना जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, आइदर इकोनॉमिकली, वो इतने पावरफुल थे जैसे कि वो आर्थिक रूप से पावरफुल थे, इकोनॉमिकली भी पावरफुल थे, और सोशली और सामाजिक भी पावरफुल थे, और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल और या फिर उनका राजनीतिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो उनकी राजनीतिक जो और मिलिट्री स्ट्रेंथ जो थी, शक्ति जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत पावरफुल थे वो इस तरीके से। तो फॉर इंस्टेंस, जैसे कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें चुनी, जैसे कि फर्स्ट पर आता है
सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स वर नाउ हेरिडिटरी। अब इसमें क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट थी वो जरूरी कर दी गई थी, जैसे कि दिस मीन्स दैट सन सक्सेड फादर्स और दिस पोस्ट, जैसे कि पुत्र के बाद जो सन्स होगा वो सन्स ही उनकी गद्दी पर बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल द पोएट हरिसेना वॉज अ महादान नायका और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर, जैसे कि पोएट हरिसेना जो थे वो अपने पिता की तरह ही महादान नायका थे या फिर चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे अपने पिता की तरह ही, ठीक है। तो जो ये पोस्ट थी वो हेरिडेटरी कर दी गई थी, जरूरी कर दी गई थी। सेकंड आता है समटाइम्स वन पर्सन हैड मैनी ऑफिसेज, जैसे कि एक पर्सन को बहुत सारे ऑफिसेज दिए जाते थे। कभी कभी क्या होता था, फॉर इंस्टेंस जैसे कि बिसाइड्स बीइंग अ महादान नायका, जैसे हरिसेना वॉज अ कुमारमात्या, जैसे कि हरिसेना जो थे पहले वो महादंदा नायका थे, उसके बाद हरिसेना को कुमारमात्या की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। मीनिंग एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, जिसका मतलब होता है कि इम्पोर्टेंट मंत्री, एक मुख्यमंत्री, एंड अ संधि विग्रहिका, और उनको थर्ड जो थी संधि विग्रहिका की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। मीनिंग अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, जिसका मतलब होता है कि शांति और युद्ध का मिनिस्टर, शांति और युद्ध का मंत्री, जैसे कि कहीं पर वो बताते थे वहाँ पर दरबार में रहकर कि कहाँ पर हमें शांति रखनी है और कहाँ पर हमें युद्ध करना है, तो ठीक है वो उसके मिनिस्टर भी थे। यानी कि एक पर्सन को बहुत सारी उपाधियों से घोषित सम्मानित किया गया था, बहुत सारे उनके ऑफिसेस थे। थर्ड आता है बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट मैन होते थे, जो मुख्य आदमी होते थे, शायद जो मुख्य आदमी होते थे वो एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में सम्मिलित थे। दीज इंक्लूडेड द नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी, इसमें से क्या था, ये लोग नगर श्रेष्ठी हो सकते थे या फिर किसी सिटी के व्यापारी या चीफ बैंकर भी हो सकते थे। ओके, फोर्थ पर आता है द सार्थवाह लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवांस, थर्ड ही है वैसे ये, ठीक है। वो तो किसी सिटी के जो है मर्चेंट हो सकते थे, किसी शहर के व्यापारी हो सकते थे, या फिर वो सार्थवाह या फिर लीडर हो सकते थे किसी मर्चेंट कारवांस के, जिसमें व्यापारी लोग जाते हैं कैरवान्स में। द प्रथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द ख्याताज और स्क्राइब्स, ठीक है, कायस्थाज है सॉरी ये, एंड द हेड ऑफ द कायस्थाज और स्क्राइब्स, या फिर वो जैसे होते हैं ना स्क्रिप्ट वगैरह लिखते थे, उनके कायस्थ हो सकते थे या फिर चीफ क्राफ्ट्समैन भी हो सकते थे। तो दीज पॉलिसीज वर रीजनेबल इफेक्टिव, अब ये पॉलिसीज जो थी इफेक्टिव भी थी, बट सूनर और लेटर, लेकिन जल्दी ही या फिर बाद में, सम ऑफ दीज पावरफुल मैन ग्रीव स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम्स, लेकिन जल्दी क्या था, जैसे ये लोग अलग अलग जगह घोषित किए जाते थे तो बाद में क्या करते थे, जल्दी ही ये लोग क्या करते थे, ये अपने राजा के साथ भी झगड़ा मोल ले लेते थे, जैसे कि और अपना एक अलग राज्य बना लेते थे, उनके साथ ही युद्ध कर लेते थे, उन पर अटैक कर देते थे या उनको किस तरीके से हरा लेते थे, उन पर जीत हासिल करके एक अपना इंडिपेंडेंट राज्य बना लेते थे, ऐसा होता था इनके यहाँ। फिर क्या था, अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नई तरीके की आर्मी बनाई गई। लाइक अर्लियर रूलर्स, पहले के रूलर्स की तरह ही, सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज आर्मी विद एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवेलरी एंड फुट सोल्जर्स, तो पहले के रूलर्स की तरह ही राजाओं ने यहाँ पर एक वेल ऑर्गेनाइज आर्मी बनाई थी, जैसे कि उनके पास बहुत सारे हाथी थे, रथ थे, कैवेलरी घुड़सवार थे, एंड फुट सोल्जर और पैदल चलने वाले सिपाही थे। बिसाइड्स देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स व्हेनेवर ही नीडेड देम, इसके अतिरिक्त उनके पास मिलिट्री लीडर्स भी थे जो कि समय जरूरत पड़ने पर राजा को उनकी आवश्यकताओं की चीज़ें पहुंचाते थे, या फिर उनको जो कह देते हैं कि बहुत सारी आर्मी पहुंचाते थे, सेना पहुंचाते थे। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, उनको जो है रेगुलर सैलरीज नहीं पेड की जाती थी। इंस्टेड सम ऑफ देम रिसीव ग्रांट्स ऑफ लैंड, इसके अतिरिक्त उनके पास क्या था, बहुत उनको जो है ज़मीन दी जाती थी। दे कलेक्टेड रिवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेज, और वो वहाँ ज़मीन से जो थे टैक्स वसूलते थे, और जिससे कि वो सोल्जर्स और अपने जो घोड़े वगैरह होते हैं या अपने सिपाही होते हैं उनको उससे मेंटेन रखते थे। एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वारफेयर, और जो है युद्ध के लिए वो उससे हथियार वगैरह भी उपलब्ध कराते थे। दीज मैन वर नोन एज सामंताज, ये वाले जो आदमी थे, जो आदमी होते थे, ये पुरुष जो होते थे सामंताज के नाम से जाने जाते थे। वेन एवर द रूलर वॉज वीक सामंताज ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट, और जैसे वो देखते थे कि शासक हमारा कमज़ोर है या हमारा राजा कमज़ोर पड़ रहा है, तो वो जो थे इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते थे, फिर वो अपना एक अलग राज्य बना लेते थे, स्वतंत्र होकर अपना फ्री होकर। कहते हैं ना कि जब हमारा राजा इतना कमज़ोर है तो वो खुद राजा बन के बैठ जाते थे, एक अपना अलग किंगडम स्थापित कर लेते थे। ओके, अब आता है असेंबलीज इन द साउथर्न किंगडम, साउथर्न किंगडम में जो थी दक्षिणी जो राज्य थे उसमें असेंबलीज कैसी थी। ओके, असेंबलीज इन द साउथर्न किंगडम्स, द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवास, ओके,
द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवास मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। जो ये इंस्क्रिप्शन थे पल्लवास के, ये मेंशन थे लोकल असेंबलीज के साथ। दीज इंक्लूडेड द सभा विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। इसमें क्या था, इसमें जो सभा थी, इसमें सभा इंक्लूड थी। ठीक है, पल्लवास में क्या था, लोकल असेंबलीज होती थी। इसमें इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि लोकल असेंबलीज होती थी, तो उसमें क्या था, सभा के लोग भी इंक्लूडेड थे। विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स की एक असेंबली होती थी। जो ज़मींदार होते हैं ब्राह्मण, वो उनकी एक असेंबली होती थी। दिस असेंबली फंक्शन थ्रो सब कमेटीज विच लुकड आफ्टर द इरीगेशन। तो इसमें क्या था, और इस असेंबली में जो थी एक सब कमेटीज़ होती थी जो कि देखरेख करती थी किस चीज़ की, इरीगेशन की, मतलब सिंचाई की व्यवस्था करती थी, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, वहाँ पर कृषि कैसी होती है, मेकिंग रोड्स, सड़कें कैसे बनाई जा रही हैं, या फिर लोकल टेम्पल्स की देखरेख की वो व्यवस्था करती थी। द उर वॉज अ विलेज असेंबली। ऐसे ही एक गांव में उर नाम की एक विलेज असेंबली होती थी। फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स। और वो ऐसी जगह पर पाई जाती थी जहाँ पर लैंड ओनर्स जो थे वो ब्राह्मण्स नहीं होते थे। ठीक है, दो तरीके की होती थी, जिसमें ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स होते थे, वो तो उसमें वो सभा से इंक्लूड होती थी असेंबली, और उनका उसमें वो सब कमेटी भी होती थी। उसमें एक तो वो देखरेख करती थी किस किस चीज़ की, रोड्स की, सड़कें कैसे बनाई जा रही हैं, सिंचाई की व्यवस्था, कृषि की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, और लोकल टेम्पल्स की उसके अंतर्गत आते थे। ऐसे ही उर नाम की एक विलेज असेंबली होती थी जिसमें ऐसे लैंड ओनर्स होते थे जो कि ब्राह्मण नहीं होते थे। एंड द नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। और ऐसा ही और क्या था, व्यापारियों की ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसका नाम था नगरम। इट इज़ लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स। और ये बिल्कुल उसी की तरह थी जैसे कि जो असेंबली थी वो जो ज़मींदार लोग होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उसको कंट्रोल करती थी। मैनी ऑफ दिस लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन और सेंचुरीज। और बहुत सारी जो लोकल असेंबलीज थी ये फंक्शन या फिर जो है कई शताब्दियों तक इन्होंने फंक्शन जो है असेंबल कराए, और ये इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते थे। ओके, अब आता है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स, कि वहाँ के राज्य में जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनका कैसा देख रेख था, उनका रहन सहन वहाँ पर कैसा था, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो अब ये डिस्कस करेंगे हम ये नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।